हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन फिर से अपने टैग के साथ आप लोग के साथ हूँ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, इसलिए कीप लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल, और हम इस महाजनपद काल में जितने भी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम हॉल में आपसे पूछ सकते हैं या पास्ट में किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए होंगे, उन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। ये पूर्णतः मैप आधारित होगा ताकि आपको ये सारे कितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद जो भी है, और उनकी राजधानी और ये वर्तमान में किस क्षेत्र में है वो याद करने में कोई परेशानी ना हो। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। महाजनपद काल से अगर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे ज़रूर बनेंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि महाजनपद काल कैसे आरंभ हुआ, कैसे इनका उदय हुआ, हमको कहाँ से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो महाजनपद काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्मों का उदय हो रहा था, उसी समय इन महाजनपदों का भी उदय हुआ था, है ना। महाजनपद हो गए थे, ठीक है, सब पैरेलल चल रहे थे। मैंने पहले धर्म लोगों को आपको इसलिए बताया एक साथ क्योंकि मैं महाजनपद काल के बाद सीधा मगध का जो उत्कर्ष है वो पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को बीच में कोई गैप ना हो कहानी को याद रखने में। इसके लिए मैंने महाजनपद काल बाद में पढ़ाया और धर्म को पहले पढ़ाया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो महाजनपद काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल है। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच का काल है, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच का काल है, ठीक है। अब देखिए, जो महाजनपद है, महाजनपद किसे कहते थे? प्राचीन भारत में राज्य की या प्रशासनिक इकाई जो भी होती थी, है ना, राज्य जो होता था या प्रशासनिक इकाई, उसे ही महाजनपद कहते थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में, है ना, क्योंकि हम उत्तर वैदिक काल के बाद से स्टोरी पढ़ रहे हैं ना। मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे कर्म कांड ये सब हुआ, है ना, उसकी वजह से ही विभिन्न धर्मों का उदय हुआ। तो जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब पैरेलल चल रहे थे, और उसी समय ही जो जनपद थे उत्तर काल में, उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे वो आपस में क्या करने लगे? सीमा विस्तार की उनके अंदर भावना जागने लगी। वो परस्पर युद्ध करने लगे। क्यों? अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, है ना। एक जनपद दूसरे जनपद पर हमला करता था, अगर वो उसे जीत लेता था तो उसके जो भी क्षेत्र है उसको अपनी सीमा में सम्मिलित कर लेता था, और इस तरह करते करते क्या हुआ, जो जनपद है उसका आकार एकदम बड़ा होने लगा, नगरों की तरह बड़ा होने लगा, है ना। तो हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो जनपद हमको देखने को मिलते हैं, मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल, और इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है, ठीक है। जो मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल, इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है। तो क्या हुआ कि ये आपस में और भी जनपद रहे हैं, है ना, तो जो आपस में क्या करने लगे? लड़ाई करने लगे, सीमा विस्तार करने की जब भावना जगने लगी तो आपस में युद्ध करते करते एक दूसरे को पराजित कर अपने क्षेत्र को बहुत बड़ा करने लगे और नगर का आकार लेने लगे, है ना। तो इसी को ही बाद में क्या कहने लगे हम? जनपद से महाजनपद, महा मतलब बड़ा, है ना, तो महाजनपद कहलाने लगे। और ये द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत क्यों? क्योंकि हमने पहला तो पढ़ लिया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी ना। उसके बाद जैसे ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल देखा, तो उत्तर वैदिक काल में हमें ग्रामीण सभ्यता देखने को मिली। मतलब नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई सिंधु घाटी की, फिर हमने ग्रामीण सभ्यता देखी। अगर अब हम महाजनपद काल में देख रहे हैं तो ये द्वितीय नगरीकरण कहलाता है, ठीक है। अब द्वितीय नगरीकरण क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आप रिकॉल कीजिए, मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में लोहे से अनभिज्ञ थे लोग। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे को नहीं जानते थे, पर उत्तर वैदिक काल में लोहे को जानने लगे थे, लोहे की खोज हो गई थी, ठीक है। तो लोहे की खोज हुई तो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल का व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? कृषि, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी तो औजार बनने लगे थे, लोहे से हल बनने लगे थे, है ना। तो कृषि की जो उत्तम व्यवस्था होने लगी तो क्या हो गया था? पशुपालन गौड़ हो गया था और कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय हो गया था, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते तक सभी जनपदों में क्या हो गया? कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था, तो कृषि अधिशेष यानी मतलब जितना उनको यूज़ करना है उससे अधिक अनाज उत्पन्न होने लगे, है ना। व्यापार में वृद्धि होने लगी, जैसे लोहार, बढ़ई, इस टाइप के व्यापार होने लगे, है ना। तो अब जब इन लोग संपन्न होने लगे तो इनके पास क्या हो गया? अब थोड़ा पैसा है खर्च करने के लिए, तो सैन्य शक्ति में भी वृद्धि हुई, सैनिक रखने लगे, है ना। फिर आपस में जब ये आपस में युद्ध करते थे तो जिस
जिसके पास जितनी शक्ति, जो ज़्यादा खर्च कर सकता था, जो जिसके पास ज़्यादा शक्ति होती थी, वो दूसरे क्षेत्र को क्या करता था, पराजित कर लेता था और अपने में सम्मिलित कर लेता था। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो छोटा कबीला था वो धीरे से कालांतर में क्या बना, जन बना, फिर जन से जनपद बना। ठीक है, आकार भी देखिए आप, कलर में दिख रहा है। कबीला कैसा था, छोटा, फिर अगर उससे बड़ा हुआ तो जन, फिर जन से क्या बना, जनपद, और जनपद जो है कई जनपद आपस में मिल मिल कर क्या हो गए, ऐसा बड़ा आकार ले लिए और यहाँ से क्या बन गए, महाजनपद। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। कबीला से जन, जन से जनपद, जनपद से क्या हो गया, महाजनपद का आकार ले लिया। और हम अब आगे महाजनपद के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो महाजनपद काल है, हमें इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। पहली बात तो पता होना चाहिए ना कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हम आज के ज़माने में पैदा हुए हैं और हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानकारी कहाँ से मिली, कैसे हमें पता चला कि ये महाजनपद काल है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो महाजनपद काल है उसको जानने के दो तरीके हैं, दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, दो। एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो हमें खुदाई से, उत्खनन से प्राप्त होते हैं ना, उसके बारे में है ना। तो हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है मतलब महाजनपद काल का, तो एक तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड है ना, NBPW। ठीक है, तो एक मृद भांड प्राप्त हुआ है। आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो आहत सिक्के हैं ये इसी को ही पंचमार्क सिक्के बोला गया है। ठीक है, जो आहत सिक्के हैं वो 500 से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के पुराने सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। और भारत में जो प्रचलित उस समय प्राचीन मुद्रा थी, वो यह मुद्रा प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो यहीं से मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में जो हमें सिक्के मिले हैं वो चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। ठीक है, चांदी के सर्वाधिक सिक्के मिले थे, जबकि तांबे और कांसे के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांदी के आहत सिक्के। ये आहत सिक्के होते क्या हैं, ये जो इमेज में आप देख पा रहे हैं यही पंचमार्क या आहत सिक्के हैं। ठीक है, क्या है ये, पंचमार्क या आहत सिक्के। देखिए ये जो सिक्के हैं, आहत सिक्के किसे कहते हैं, जैसे धातु का जो टुकड़ा हो गया उस पर वो आहत करके, चोट करके है ना, मतलब मार कर, पीट कर कोई भी विशेष आकृति बना रहे हैं, उसे ही आहत सिक्के कहते हैं। और इन आहत सिक्कों का कोई निश्चित आकार नहीं था। देख रहे हैं आप, ये कोई निश्चित आकार नहीं है किसी भी आकार में, और इनमें विशेष चिन्ह मिलते हैं देखने को, जैसे मछली हो गया, पेड़, मोर, यज्ञ, वेदी, हाथी, शंख, बैल, ज्यामिति चित्र, जैसे ज्यामिति किसे बोलते हैं, गणित में देखे होंगे ना, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण, इस टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं, खरगोश वगैरह है ना। और इन सिक्कों का कोई भी नियमित आकार नहीं था, ना ये राजाओं द्वारा जारी किए जाते थे। ठीक है, बल्कि ये व्यापारिक समूहों के द्वारा, मतलब व्यापारिक समूहों से संबंधित माने जाते थे। ठीक है, जो अधिकांश आहत सिक्के हैं वो पूर्वी यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, शाहपुरा एरिया है, बिहार में जो मगध का एरिया है वहाँ से मिला है। ये तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। चलिए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। जो एग्जाम हॉल में ज़्यादा पूछा जाता है वो साहित्यिक स्रोतों से ही पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए साहित्यिक स्रोत भी दो तरीके से देखेंगे हम, एक है देसी साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। तो देखिए देसी साहित्य क्या है, मतलब जो हमारे देश में जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म हमने देखने को मिला था ना, तो हमने बौद्ध साहित्य भी पढ़ा है, जैन साहित्य भी पढ़ा है। तो बौद्ध साहित्य में मैंने आपको सूत पिटक, विनय पिटक बताया था। ठीक है, अभिधम पिटक है ना, तो उसमें से सूत पिटक और विनय पिटक है, उसमें इन महाजनपदों के बारे में पता चलता है। ठीक है, किसमें सूत पिटक, विनय पिटक में। साथ में आपको ये याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है अंगुत्तर निकाय। ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये दोनों में 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में। ठीक है, और अगर सिर्फ महाजनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो देखिए आप सूत पिटक में भी मिल रही है, विनय पिटक में भी मिल रही है, अंगुत्तर निकाय में और महावस्तु में। लेकिन जैसे 16 महाजनपदों की अगर सूची की बात करूँ मैं या जानकारी की बात करूँ, तो वो अंगुत्तर निकाय और
महावस्तु से मिल रही है, दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैसे ही जैन धर्म से आपको देखने को मिलेगा भगवती सूत्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आपको बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र तो याद रखना ही है, ठीक है। इन दोनों से 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिली, हालांकि दोनों की सूचियों में थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। जो अंगुत्तर निकाय की सूची है और भगवती सूत्र की जो 16 सूचियां हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, लेकिन अगर 16 सूचियों की बात करूं मैं तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र तो आपको याद रखना ही है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से है और भगवती सूत्र जैन धर्म से है, ठीक है। और इसके अलावा भी कल्प सूत्र, औसाइन, औपाधिक, ठीक है, आगम, आवश्यक, चूनी, जो इन सब में भी देखने को मिलता है। तो एकदम से याद नहीं होता, कोई बात नहीं, पर ये 2 चीज़ तो आपको याद रखनी ही है। सूत पिटक, विनय पिटक भी आप याद रख लीजिए और महावस्तु, ठीक है। अब ब्राह्मण साहित्य की बात करूँ तो वेदांग है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, पुराण, इनमें भी हमको महाजनपद की जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। किसमें? वेदांग में और पुराण में। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगर विदेशी साहित्य की बात करूं तो देखिए हेरोडोट्स करके जो है उनकी हिस्टोरिका में, हिकेटियस की जियोग्राफी में और नियार्कस का विवरण जो है, इन सब में भी आपको महाजनपद की जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये जो ऊपर के 5 नाम देख रहे हैं ये सिकंदर के समकालीन विद्वान हैं और इसके अलावा प्लूटार्क, जस्टिन, कर्टियस, इन सब के भी विवरण में आपको महाजनपद काल की जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए महाजनपद काल के बारे में हमने तो देख लिया, ठीक है, कि इनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत में एक मृत भांड हो गया, है ना, दूसरा आहत सिक्के हो गए, ठीक है। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, ठीक है। वैसे ही विदेशी साहित्य में भी हमको देखने को मिल रहा है, नियार्कस के विवरण में, प्लूटार्क, जस्टिन, कर्टियस के विवरण में, ठीक है। अब देखते हैं कि महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे। हमने अभी तक देखा कि कहाँ से हमें जानकारी मिली, अब देख रहे हैं कितने महाजनपद हैं। तो टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं, ठीक है। कितने हैं? 16। उसमें से जो 15 महाजनपद है वो नर्मदा नदी के उत्तर में है, ठीक है। जो 16 महाजनपद है उसमें से 15 नर्मदा नदी के उत्तर में है। जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी भारत का नक्शा, तो उसमें जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और अरब के सागर में जाकर गुजरात होते हुए जाती है ना, गुजरात में जाकर अरब के सागर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है ना। तो उसके ऊपर उत्तर में, उत्तरी भाग में, मतलब उत्तर भारत की बात करूं जैसे राजस्थान हो गया, है ना, आपका बिहार, यूपी, ये वाले एरिया में आपको 15 महाजनपद देखने को मिल जाएगा। जो 16वां महाजनपद है अस्मक, ठीक है, अस्मक क्या है? वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था अस्मक जो सिर्फ आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अंगुत्तर निकाय में गांधार और कंबोज, जो 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है ना, उसमें गांधार और कंबोज का उल्लेख है। अगर महावस्तु से जो मिली सूची है उसमें बात करूं तो गांधार और कंबोज की जगह सीबी और दर्शन नामक महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। मतलब अंगुत्तर निकाय में गांधार और कंबोज के नाम का उल्लेख है, जबकि महावस्तु में सीबी और दर्शन नाम के महाजनपद का उल्लेख है। तो अब देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों की सूची मिली है, 16 महाजनपदों की, है ना। तो अब जो सबसे पहला और सबसे प्रमाणिक जो है वो बौद्ध धर्म का ही है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों की सूची मिली है वही सबसे प्रमाणिक है और अभी हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, महाजनपद काल में जो महाजनपदों का विस्तार था वो मुख्य रूप से भारत के उत्तरी क्षेत्र में था। उत्तरी क्षेत्र में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप में, यहाँ से एमपी से क्या निकल रही है? नर्मदा नदी, है ना, और ऐसे जाके अरब सागर में मिल जाती है ना। तो इसके उत्तर में ही देखिए सारे महाजनपद आपको देखने को मिल रहा है। और एक यहाँ पे है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगी अस्मक, जो आंध्र प्रदेश में है ना। मैंने बताया, देखिए उत्तर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र, है ना। तो उत्तर में देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। कहाँ देखने को मिल रहा है? उत्तर में, ठीक है।
और केवल एक महाजनपद था जिसका विस्तार आपको दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए महाजनपदों में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो यहाँ दोनों तरह से शासन होता था, एक राजतंत्रात्मक और दूसरा गणतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक में क्या होता था, जो शासन है वो राजा के द्वारा होता था, और गणतंत्रात्मक में शासन जो है संघ या गण के द्वारा, समूह के द्वारा होता था। ठीक है, तो हम देखेंगे राजतंत्रात्मक भी शासन व्यवस्था थी और गणतंत्रात्मक भी शासन व्यवस्था थी। तो आगे जब मैं आपको महाजनपदों के बारे में बताऊंगी तो आपको ये भी बताऊंगी कि किस महाजनपद में कौन सा राजतंत्रात्मक था कि गणतंत्रात्मक था, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जिसमें बताने लायक होगा आपको मैं बता दूंगी, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमको अब 16 महाजनपदों को याद करना है। अभी तक तो हमने सारी चीज़ें देख ली कि महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कैसे महाजनपद अस्तित्व में आए, हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिली और कितने महाजनपद हैं। ठीक है, अब हम इन महाजनपदों को याद भी रखना है और इन महाजनपदों की राजधानी भी याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में यही ज़्यादा पूछते हैं। पहला कि कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, तो उसमें आपको मैक्सिमम टाइम अंगुत्तर निकाय देखने को मिलेगा, कहीं कहीं भगवती सूत्र भी देखने को मिलेगा, और बाकी भी आप अपने नॉलेज के लिए याद रखिए। अब दूसरे नंबर पे आपको ये सारे महाजनपदों को याद रखना है, और ये इतना टफ नहीं है, आप मैप के हिसाब से याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको याद कराती हूँ, मेरे साथ आप बोलते जाइए या सुनते जाइए। ठीक है, पहला है आपको बिहार को याद रखना है। बिहार में आपको 3 महाजनपद देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार में कितना देखने को मिल रहा है, 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 7, उत्तर प्रदेश में कितने हो गए, 7। ठीक है, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10। ऐसे ही याद हो गए। आप बिहार के 3 याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के 7 याद कर लीजिए, 7 3 10 हो गए ना। ठीक है, आपको 11वां देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, 1 है ना, 1 राजस्थान में कितना हो गया, 12। ठीक है, 1 दिल्ली में कितना हो गया, 13, और 1 आंध्र प्रदेश में कितना हो गया, 14। ठीक है, और ये जो 2 हैं वो भारत से बाहर थे, यानी भारत में कितने थे, 14, और भारत से बाहर कितने थे, 2। मैंने क्या बताया, बिहार में 3, तो 3 कौन कौन से थे बिहार में, मगध, वज्जी और अंग, मगध, वज्जी, अंग। ठीक है, आगे मैं और आपको याद कराऊंगी, पहले आपको मैप में ऐसे याद रखना है। ठीक है, बिहार में कितने हैं, 3, मगध, वज्जी और अंग। वैसे ही मध्य प्रदेश में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है अवंती, आंध्र प्रदेश में 1 है अस्मक, अस्मक आंध्र प्रदेश, याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में 1 है मत्स्य। ठीक है, और दिल्ली में 1 है कुरु, दिल्ली में 1 कुरु। ठीक है, और फिर पाकिस्तान के एरिया में क्या है, गांधार, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मिक्सअप एरिया में क्या है, कंबोज। ठीक है, अगर आप इतने याद कर लेंगे तो जो बाकी के बचे हुए 7 हैं वो कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, मगध, वज्जी, अंग बिहार में, मगध, वज्जी, अंग बिहार में, आंध्र प्रदेश में अस्मक, मध्य प्रदेश में अवंती। ठीक है, राजस्थान में मत्स्य और दिल्ली में कुरु। ठीक है, पाकिस्तान में गंधार और पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में कंबोज। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का देखते हैं, तो कौशल, मल, पंचाल, सूरसेन, वत्स, चेदी और काशी, ये 7 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये भी याद रखना है कि भारत में कितने हैं, 14, और भारत से बाहर कितने, 2, टोटल हो गए 16। ठीक है, चलिए आगे याद करते हैं कि क्या क्या फैक्ट आपको इनमें से याद रखने हैं। तो बिहार में कितना बताया, 3, तो इन तीनों की आपकी को राजधानी भी याद करनी है, और उससे अगर कुछ संबंधित क्षेत्र है तो वो भी याद करना है, एग्जाम हॉल में पूछता है। ठीक है, तो 3 क्या था, मगध, मगध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है, दोनों याद रखना है, क्योंकि जो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी शुरुआती दौर पर तो गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह हो गई, है ना। तो राजगृह तो आपको मुख्य तौर पे याद रखना ही है, पर कहीं कहीं अगर मान लो राजगृह नहीं दिया और गिरिब्रज दिया तो गिरिब्रज भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या गिरिब्रज, दोनों याद रखेंगे। ये कौन सा एरिया है, तो पटना से गया के आसपास का क्षेत्र का एरिया है। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना, पहले पाटलिपुत्र कहलाती थी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे, जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो उसमें हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। तो
मगध की जो राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज एक कौन से एरिया में है, तो पटना, जो बिहार की अभी राजधानी है पटना, उससे गया के आसपास का जो क्षेत्र है वो ये राजगृह एरिया था। ठीक है, मगध का एरिया था। वैसे ही अंग की राजधानी है चंपा। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए चंपा का फूल आप सुने होंगे, चंपा चमेली है ना, फूल सुने होंगे ना। तो चंपा के फूल को हम कहाँ लगाएंगे भाई, शरीर के अंग में ही तो लगाएंगे ना। शरीर का अंग क्या है, बाल हो गया है ना, आप कहीं भी मतलब लगा सकते हैं। तो जो चंपा है, फूल है, उसको हम कहाँ लगा रहे हैं, शरीर के अंग में। तो अंग की राजधानी क्या हो गई, चंपा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, वज्जी की वैशाली, वैशाली मेन है, विदेह और मिथिला आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, विदेह या मिथिला। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, मान लो किसी लड़की का नाम वैशाली है और हम उसे प्यार से वज्जी वज्जी बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, वज्जी। ठीक है, किसी लड़की का नाम क्या है, वैशाली है और हम उसे प्यार से निक नेम दे के बुला रहे हैं, वज्जी। ठीक है, तो वज्जी की राजधानी क्या हो गई, वैशाली। ये कौन सा एरिया है, जो मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है ना, वही वज्जी कहलाता था। ठीक है, मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का एरिया ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वज्जी जो था वो 8 जनपदों से मिलकर बना था। ठीक है, वज्जी किससे बना था, 8 जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना था, 8। ठीक है, और यहाँ पर गणतंत्र था। मैंने बताया ना आपको देखने को मिलेगा राजतंत्र भी और गणतंत्र भी। तो गणतंत्र कहाँ कहाँ था वो आप याद रख लीजिए, एग्ज़ाम हॉल में अगर पूछा तो आपसे बन जाएगा, है ना। तो वज्जी जो था वो 8 जनपदों से मिलकर बना था और यहाँ पर क्या था, गणतंत्र था। ठीक है, तो अब आई होप आपको बिहार का याद हो गया होगा। एक बार वापस रिकॉल करते हैं। बिहार में 3 है, मगध, अंग और वज्जी। मगध की राजधानी राजगृह, गिरिब्रज। ठीक है, ये पटना से गया के आसपास का क्षेत्र है। अंग की राजधानी चंपा, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, और वज्जी की राजधानी है वैशाली, ये मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। और ये जो वज्जी है, मतलब हम जिस वैशाली को प्यार से वज्जी बुला रहे हैं, वो 8 जनपदों से मिलकर बनी है और उसमें क्या है, गणतंत्र है। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मैंने बताया था एक, मध्य प्रदेश में एक कौन सा, अवंती, अवंती, और इसकी राजधानी थी उज्जैन या माहिष्मती। ठीक है, दोनों याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, अवंती, मतलब मध्य प्रदेश में अवंती है, अवंती की राजधानी क्या, उज्जैन या माहिष्मती। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैन थी और जो दक्षिण क्षेत्र में था उसकी राजधानी माहिष्मती थी। तो आपसे ऐसे तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन अवंती की राजधानी आपको दोनों याद रखनी है, उज्जैन भी और माहिष्मती भी। ठीक है, ये मालवा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वहाँ पर स्थित है। अब एक देखते हैं दिल्ली से। ठीक है, अभी हमने 3 कहाँ से देखा, बिहार से, एक मध्य प्रदेश से, अब तीसरा एक कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली से। ठीक है, ये इस यहाँ पे क्या है, कुरु, और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो आपको अगर आपने कभी महाभारत वगैरह देखा होगा, और पिछले साल से जब से हम कोरोना को फेस कर रहे हैं और लॉकडाउन का दौर है, तो महाभारत भी टीवी पे आने लगे थे, है ना। तो अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आप वहाँ पे कुरु जनपद के बारे में, जो कौरव पांडव ये सब पढ़ते हैं ना, वो यही क्षेत्र है, उसी के बारे में है, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ का जो अभी जो एरिया है वो नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली पहले क्या कहलाती थी, इंद्रप्रस्थ कहलाती थी। ठीक है, तो कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। और आई होप आपको अब इतने में तो याद हो गया होगा, है ना। ठीक है, कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और ये दिल्ली के आसपास का एरिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम जो छोटे छोटे हैं पहले उसको याद कर रहे हैं, ताकि जो लास्ट में एक साथ जो 7 है ना उत्तर प्रदेश का, उसको याद कर ले। जो एकक है वो याद हो जाएंगे तो 7 जो बचे वो तो उत्तर प्रदेश के ही है ना। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान में क्या है, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य, और इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। तो देखिए मत्स्य का मतलब होता है मछली, क्या होता है, मछली, है ना। और मछली, विराटनगर मतलब, विराट मतलब होता है बड़ा, तो आप देखेंगे बड़ी मछली। ठीक है, वेल मछली, क्या हो गई, वेल मछली। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, विराट मछली, है ना,
बड़ी मछली, वेल मछली को याद कर लीजिएगा। जब भी मत्स्य का नाम आए आपके दिमाग में वेल मछली सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वेल मछली जब सेट होगी तो समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ी है, बहुत विराट है ना। तो मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर। और ये कहाँ है? राजस्थान में, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। जयपुर क्या है? आपके राजस्थान का राजधानी है, पिंक सिटी है ना। तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है? मत्स्य जो महाजनपद था उसका एरिया है, ठीक है। विराटनगर इसकी राजधानी है, तो आपको ये याद रखनी है। और वैसे ही आपको भारत में एक और देखने को मिलती है, अस्मक। अस्मक ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मैंने बताया था कि ये गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ एमपी से क्या निकला? नर्मदा नदी अमरकंटक से, है ना। और ये बहते हुए गुजरात होते हुए कहाँ चले गया? अरब सागर में। तो जितने भी आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे 15, वो नर्मदा के उत्तर में ऊपर की ओर देखने को मिलेंगे, है ना। और एक जो मात्र दिखता है आपको, तो ये महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, नासिक के, ठीक है, त्रयंबकेश्वर से। तो वहाँ से जब गोदावरी निकलती है और ऐसे आंध्र प्रदेश में जाती है, तो गोदावरी के तट पर आपको अस्मक जो है महाजनपद वो देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी है पोटली या पोतन, ठीक है। पोटली या पोतन कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? अस्मक। अस्मक मतलब समझ जाइए अचरज, आश्चर्यचकित। अचरज हो गया है, अस्मक हो गया है ना। आकस्मिक मत चकचका आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 15 लोग तो ऊपर में, बेचारा अकेले अलग हो गया है ना। अकेले क्या हो गया? अलग हो गया। 15 के 15 सब एक साथ है, नर्मदा के उत्तर में है, और ये बेचारा अलग से दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर है, अचरज में है, ठीक है। तो इसके पास कुछ है नहीं, खाऊंगा पीऊँगा कैसे, रहूँगा कैसे। तो इसके पास क्या है? एक पोटली है। क्या है? पोटली है। उस पोटली से ही निकाल कर ये अपना गुजर बसर कर रहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। आपकी कहानी कुछ भी हो सकती है, याद रखने से मतलब है, ठीक है। हमें याद रखना है, चाहे कैसे भी याद रखें। तो अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली है। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब जो भारत से बाहर 2 हैं उनको याद कर लेते हैं। जो भारत से बाहर 2 हैं, एक मैंने बताया था कम्बोज, ये लगभग पाकिस्तान अफगानिस्तान जो जम्मू कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र है, पीओके, है ना। वो ये जो गांधार है, कम्बोज है, वो दोनों उसी एरिया में है, ठीक है। दोनों उसी एरिया में है, लेकिन सबसे बाहर में कम्बोज देखने को मिलेगा, फिर उसके अंदर मतलब उससे पास गांधार, फिर इधर भारत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कम्बोज है। कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुरा आपको देखने को मिलेगी। कम्बोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुरा। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? कम्बोज। तो अगर आप कभी छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ी में आपको सुनने को मिलेगा कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और किसी को पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेगा कम्बोज, यानी कम खाओ, ठीक है। कम्बोज मतलब कम खाओ। तो वो इंसान को क्या आ जाता है? गुस्सा। तो क्या कहता है? हट। गुस्से से बोलेगा ना, हट जा यहाँ से, है ना। तो कम्बोज की राजधानी हाटक, ठीक है। कम्बोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुरा आपको याद रखनी है, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला ये पाकिस्तान का जो रावलपिंडी पेशावर का क्षेत्र है वहाँ पर है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और एक गांधार भी आपको अगर महाभारत देखते हैं तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। जो कौरव की माता है ना, जो गांधारी है, वो कहाँ की निवासी थी। तो आप जब ये महाभारत वगैरह देखेंगे या महाभारत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुरु, गांधार, है ना, ये सारे जो महाजनपद है वो देखने को मिलेंगे, ठीक। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। इतना मुश्किल भी नहीं है इन महाजनपदों को याद करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 महाजनपद, ठीक है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 7 है, ठीक है। काशी, कौशल, वत्स, मल, ठीक है। जैसे आपको याद हो, काशी, कौशल, वत्स, मल, फिर पंचाल, ठीक है। एक साथ याद कर लीजिए, काशी, कौशल, वत्स, मल, पंचाल, फिर सूरसेन और चेदी, ठीक है। सूरसेन और चेदी। तो काशी की राजधानी तो वाराणसी है, अभी भी आप देखेंगे, तो इसे अलग से याद कराने की तो ज़रूरत नहीं है ना। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। तो अब देखिए,
अगर कोई वत्स आपको क्या बोलेगा, प्रणाम बोलेगा, मान लो आप गुरु हैं या कुछ हैं और वत्स आपको प्रणाम बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे उसे, कुशल भव, कुशल मंगल भव, है ना। तो वत्स है, किसी को प्रणाम कर रहा है तो उसको उसने क्या कहा, कुशल मंगल भव, यानी कौसाम्बी, ठीक है। ऐसा आप याद रखिए, वत्स की राजधानी कौसाम्बी, कुशल मंगल भव, कौसाम्बी, ठीक है। अब कौशल की राजधानी, तो कौशल की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी, हाँ ठीक है। वत्स कहाँ था, तो इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर वत्स महाजनपद था, ठीक है। अब कौशल की बात करूँ तो जो फैज़ाबाद यानी अयोध्या के आसपास का एरिया है, ठीक है, अयोध्या के आसपास का जो एरिया है वो कौशल था, ठीक है। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती, ठीक है। अब देखिए मल का क्या है, कुशीनगर, मल का कुशीनगर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, देवरिया के आसपास का क्षेत्र है और ये भी गणतंत्र था। तो मैंने एक बताया था वज्जी जो 8 जनपदों से मिलकर बना था, ठीक है, और दूसरा बताया मल, ये दोनों में क्या था, गणतंत्र था, ठीक है। तो मल की राजधानी कुशीनगर, आप इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए कुशीनगर थोड़ा कुश्ती टाइप का लग रहा है, मल मतलब अगर किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत हो गया है, बहुत ताकतवर हो गया है, तो उसको क्या हो रहा है, मलने का मन कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी निकालने का मन कर रहा है, ताकत है, कुश्ती लड़ने का मन कर रहा है, तो कुश्ती लड़ रहा है ना। तो जो ताकतवर व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है ना। तो जो मल है, मल मतलब एक ताकतवर व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, कुश्ती लड़ रहा है। तो मल की राजधानी क्या हो गई, कुशीनगर, कुशी, ठीक है। आप ऐसे जैसे भी चाहे आप याद रखिए अपने तरीके से। तो मल की राजधानी क्या है, कुशीनगर, ठीक है। पंचाल का क्या है, अहिच्छत्र। तो ये मैंने कहा ना, अभी आप अगर महाभारत देखेंगे तो आपको ये पंचाल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो द्रौपदी थी वो पांचाल नरेश की पुत्री थी, है ना, पांचाली कहते थे उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है सूर से, जिसकी राजधानी मथुरा है, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगी, महाभारत में। तो आप महाभारत देखिए, महाभारत भी बेस्ट एंटरटेनमेंट है कोरोना काल में, है ना। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, ठीक है। पंचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र, और ये बरेली बदायूं के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा, ठीक है। और ये मथुरा हमारे कृष्ण देव जो हैं, कृष्ण भगवान हैं, उनसे रिलेटेड हैं, आप भी जान रहे हैं, ठीक है। चेदी जो है, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, और ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। इसलिए आपको कहीं कहीं किसी बुक में आपको चेदी जो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये बुंदेलखंड के आसपास का एरिया है, और ये MP UP जो बॉर्डर है जहाँ पे बुंदेलखंड है ना, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आप इसे यूपी में काउंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, बुंदेलखंड के आसपास का एरिया है, और इसकी राजधानी है सुक्तिमती, चेदी सुक्तिमती। इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ी में जो सिर का पिछला हिस्सा होता है उसे चेथी कहते हैं, और चेथी में ही हमारी सबसे ज़्यादा ताकत होती है, शक्ति होती है ना, शक्ति होती है। क्यों, क्योंकि अगर उसको कोई मार देता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो भी वीक पॉइंट है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो हम मेमोरी याद रखते हैं, वो चेथी में ही याद रखते हैं। तो चेथी ऐसे आप याद रखिए। और चेथी मतलब चेथी में कह सकती है ना, तो चेदी का शक्तिमती, सुक्तिमती, ऐसे आप याद रखिए, सुक्तिमती या शक्तिमती, ठीक है। बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। तो आई होप आपको इतने तो महाजनपद और उनकी राजधानी और उनका एरिया याद हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसी यूज़फुल कंटेंट आप लोगों के बीच आते रहे, ठीक है। अब देखते हैं इन महाजनपदों में जो 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, ठीक है। 4 जो सबसे शक्तिशाली थे, 16 तो थे, ठीक है, उनमें से 4 जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, कौन कौन से थे, कौशल, वो जो अयोध्या का एरिया था, ठीक है, फैज़ाबाद वाला एरिया, एक मगध, वही बिहार का जो पाटलिपुत्र पटना गया वाला एरिया है, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या बताई मैंने, राजगृह या गिरिब्रज। कौशल की राजधानी क्या बताई मैंने, श्रावस्ती, ठीक है। एक है वत्स और अवंती। अवंती कहाँ था, MP में, है ना। तो ऐसे माइंड में याद रखना है, ट्रेस करना है, अपने आप से ही पूछना है, क्योंकि हम तो वहाँ है नहीं आपसे पूछने के लिए। तो अपने आप से पूछना है कि आपको कितनी चीज़ें याद हो गई, नहीं हुई तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, ज़रूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कौशल है, मगध है, वत्स, अवंती, ये सब क्या थे, 4
सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, और इन सब में भी, इन चारों में भी जो सर्वश्रेष्ठ उभर कर सामने आया वो मगध हुआ। और हम जब अगला वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मगध का उत्कर्ष ही पढ़ेंगे, कैसे इन 16 महाजनपदों में जो मगध है वो सबसे आगे उभर कर आया और लास्ट में मगध साम्राज्य की स्थापना हो गई और उनमें अनेक राजवंशों ने शासन किया। जैसे आप देखेंगे सबसे पहला बिंबिसार द्वारा स्थापित हर्यक वंश था, है ना, और हर्यक वंश के बाद आप देखेंगे कि कैसे नंद वंश आए, मौर्य वंश आए। तो ये सारी चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में डील करेंगे, क्रम टू क्रम जाएंगे, ताकि आपको भी स्टोरी याद होती रहे और पढ़ने में भी मज़ा आए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने संविधान के भी क्विक रीजन सीरीज़ डाले हुए हैं अपने चैनल पे, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुँच सके, इसलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।